हेलो दोस्तों, मैं राजा सिंह परिहार टारगेट विथ आरके में आपका एक बार से फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पास माइक भी आ चुका है, तो इससे आपकी जो वॉइस प्रॉब्लम थी ये आपकी आज से ख़त्म हो गई है, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ सही नहीं आती है। इसलिए मैंने एक माइक्रोफोन मंगाया है जिसके माध्यम से आपकी जो वॉइस प्रॉब्लम थी वो आपकी ख़त्म हो गई है। तो आज हम लोग देखते हैं कि पीछे हम लोग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे, पहला पार्ट उसका हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दूसरे वीडियो के माध्यम से आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 51 तक जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 40 तक पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार से आज हम लोग आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 51 तक जानने का सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, होता क्या है कि YouTube पर बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं और उनके पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। मेरा मकसद आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको कुछ सिखाना है, क्योंकि YouTube पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और मुझसे अच्छे पढ़ा रहे हैं लोग, और उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। अभी मैं YouTube पे नया हूँ, लेकिन मैं इतना प्रयास करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ और आपको सिखाने का प्रयास करूँ। ऐसा नहीं है कि बस टॉपिक बाय टॉपिक उठाते जाऊं और ख़त्म करते जाऊं, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा और 100% मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूंगा। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पार्ट 2 पर। आइए देखते हैं आर्टिकल 41। जैसे कि हमें पता है आर्टिकल 40 से तक हम लोग पढ़ चुके थे। आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 51 तक हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आर्टिकल 41 में क्या है? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कि जैसे विशेष परिस्थिति में अगर ऐसी कोई कंडीशन हो गई है जो आप कुछ कार्य करने लायक नहीं है, जैसे कि आप बुजुर्ग हैं, आप बीमार हैं, आप बेरोजगार हैं, इस प्रकार की अगर कोई कंडीशन बनती है तो राज्य का ये दायित्व होता है कि वो आपको काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करे। ये आपका आर्टिकल 41 हो गया। आर्टिकल 42 क्या है? अब आपको यहाँ पर देखिएगा काम मिल चुका है। यहाँ पर मानवोचित दशा होनी चाहिए, यानी कि कार्य अच्छा होने चाहिए, कोई उल्टा सीधा कार्य नहीं होना चाहिए, मानवोचित दशा होनी चाहिए, तथा प्रसूति सहायता जो कि महिलाओं को दी जाती है, राज्य उनको प्रसूति सहायता भी देगा। और ऐसा भी नहीं है कि राज्य आपको काम दे रहा है तो कम से कम इतनी वो आपको मजदूरी दे, इतना आपको पैसा दे जिससे आपका सब काम चल सके, यानी कि निर्वाह मजदूरी। तो ये 3 आर्टिकल आपको एक साथ याद करने हैं। यहाँ पर देखिए काम मिल चुका है, फिर क्या है? मानवोचित दशा हो गई, मानवोचित दशा के बाद निर्वाह मजदूरी हो गई। काम, मानवोचित दशा, निर्वाह मजदूरी। 41, 42, 43। अब देखते हैं आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A में क्या दिया गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि जो सरकारी समितियां होती हैं उनमें जो भी कार्य होते हैं, संस्था होती है, उनके प्रबंधन में जो कामकार होते हैं, यानी कार्य करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों का पार्टिसिपेट होना, उन लोगों का भाग लेना। जे
मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 43B। इसमें दिया गया है सहकारी संस्थाओं का गठन, यानी राज्य छोटे छोटे स्तर पर सहकारी संस्थाओं का गठन करेगा जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, जो कि 97वां संविधान संशोधन था और 2011 में इसको जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। अब आते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में दिया गया है एक समान सिविल सहायता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उन सभी के लिए एक जैसे कानून का निर्माण करना ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है आर्टिकल 44 के अंतर्गत। अभी तक भारत में सिर्फ एकमात्र राज्य गोवा ही है जिसमें एक समान सिविल संहिता लागू है। अब देखते हैं आगे आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उन्हें जो राज्य है वो निःशुल्क शिक्षा व निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा एवं उनके पालन और पोषण पर भी ध्यान देगा। तो आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट तरह तरह के प्रोडक्ट निकालती रहती है जो सरकारी स्कूलों के माध्यम से प्रोवाइड कराती रहती है। आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में दिया गया है कि जो SC और ST कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ साथ जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनके पास रुपए पैसा ज़्यादा नहीं है और वो लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इस आर्टिकल में आर्टिकल 46 में SC और ST के साथ दुर्बल वर्ग के लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, जो कि राज्य चाहे तो प्रोवाइड करा सकता है। अगर राज्य के पास व्यवस्थाएं नहीं है तो प्रोवाइड नहीं कराएगा। आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में है पोषण स्तर, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी कि कह सकते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं उसके पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, और इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि मद्यपान निषेध, यानी नशा जो प्रतिबंधित किया जाता है वो आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग किया जाता है। नशा बंद। मद्यपान निषेध भी लिख सकते हैं लेकिन वहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने नशा बंद लिख दिया। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो दारू बंद किस में है? आर्टिकल 47 में। बहुत बार पूछा गया है कि मद्यपान निषेध किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 47। यानी इसको याद करेंगे कि चार लोग साथ में मिलकर दारू नहीं पिएंगे, यानी कि मद्यपान निषेध है। आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन यानी कृषि और पशुओं के लिए नई नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। आर्टिकल 48A बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण
करेगा, कौन करेगा? स्टेट करेगा, यानी राज्य करेगा पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। आर्टिकल 49 में दिया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान है, जो पुराने भवन हैं, स्थान है, यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय जगह जो हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटक स्थल हैं, उनका गवर्नमेंट यानी कि उनका स्टेट संरक्षण करेगी। अब आते हैं आर्टिकल 50 में दिया गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। यानी कि कार्यपालिका का मतलब होता है कि जो हमारे नेता लोग होते हैं, और जो न्यायपालिका का मतलब होता है जो हमारे जजेस होते हैं। अगर ये लोग एक साथ, जैसे कि गवर्नमेंट और न्यायपालिका, अगर ये लोग साठगांठ मिलेगी इनकी, अगर ये लोग एक साथ रहेंगे तो भाई कभी किसी को न्याय मिल ही नहीं पाएगा। अगर मान के चलो जो गवर्नमेंट अभी सत्ता में है, अगर उसने कोई कांड कर दिया और अगर वो न्यायपालिका से उसकी अच्छी साठगांठ होगी, तो फिर जो अदर पार्टी होगी उसको कभी न्याय नहीं मिल पाएगा, यानी जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका का सपोर्ट करेगी। इसलिए संविधान बनाने वाले लोग बहुत होशियार थे, इसलिए उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग, इनका साठगांठ नहीं हो सकती है, यानी पृथक्करण दिया गया है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में दिया गया है विदेश नीति यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि विदेश नीति किस आर्टिकल के तहत है, तो आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल 51 के तहत विदेश नीति का वर्णन है। तो यहाँ से यहाँ तक आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 51 तक मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।